हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आज आपको एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जी हाँ, आज हम एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ तक नहीं कि सिर्फ एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, हम एटॉमिक थ्योरी आज तक जिसने भी दी है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो एटॉमिक थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट पहले ये बता दूँ इसलिए है क्योंकि एटॉमिक थ्योरी से ही आपको किसी भी पदार्थ के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले हम थ्योरी पुटअप करते हैं, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर कुछ रिज़ल्ट निकालते हैं। तो जिसको आप प्रैक्टिकल ना कर पाएँ तो सबसे पहले आप एजम्पशन करते हैं। सुना भी होगा कि जितनी भी पृथ्वी पे चीज़ें दिख रही है वो सबसे पहले दिमाग में आई थी, यानी थ्योरी थी, बाद में प्रैक्टिकल हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले प्रैक्टिकल होता है बाद में थ्योरी बनती है। ये बहुत कोइंसिडेंट होता है कि कभी कभी बाय चांस पहले ही प्रैक्टिकल हो जाता है, गलती से कुछ और चीज़ बन जाता है, बट शुरुआत तो थ्योरी से ही होती है। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी की शुरुआत हुई थी 5th सेंचुरी BC से। ठीक है, BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। क्रिश्चियन जो धर्म है, जो क्रिस्ट हैं, उनसे बना है ईसाई। तो 5th सेंचुरी BC यानी 5वीं सेंचुरी मतलब शताब्दी। ठीक है, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, हमारे जो दो विचारक थे, सबसे पहले हमारे थे कौन से? ल्यूसिपस। स्पेलिंग लिख देते हैं, LEUCIPPUS, ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस। ये हमारे दो विचारक थे। ये हमारे जो थे गुरु थे, ल्यूसिपस गुरु थे, इनके शिष्य थे ये। ठीक है, ये माना गया है इनको, और डेमोक्रिटस जो वो शिष्य थे। इन्होंने अपने कुछ विचार रखे एटम्स को लेके। इन्होंने ये कहा कि जो एटम है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, यानी कि एटम पदार्थ जो है किसी न किसी चीज़ से मिलके बना हुआ है, जैसा कि आपको एक फिगर में दिख रहा होगा, ये फिगर में। ठीक है, पदार्थ जो है किसी न किसी चीज़ से मिलके बना हुआ है। उसको अगर और काटे और तोड़े तो एक ऐसा सूक्ष्मतम कण मिलेगा जिसको और नहीं तोड़ा जा सके। तो जो एटम जो है वो हमारा किससे आया? एटोमॉस से आया। किससे आया? एटोमॉस। ये एटोमॉस से आया। ठीक है, ग्रीक में ये ग्रीक है ये, और इसका जो मतलब होता है वो होता है अनकटेबल, यानी जिसको और तोड़ा ना जा सके। ठीक है, तो एटोमस जो है वो हमारा ग्रीक वर्ड लेटर से आया, ग्रीक वर्णमाला से आया। उसका जो शॉर्ट फॉर्म किया गया वो एटम किया गया। और एटम को अब सबको ही जानते हैं। तो एटम जो है सबको डिफाइंड है कि एटम जो है सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, बट अब जो है लेटेस्ट में एटम को भी तोड़ दिया गया है, और आगे वो हम बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो अभी डेमोक्रिटस के नज़रिए से देखते हैं। तो जो एटम है वो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है इनके अनुसार उस समय। ठीक है, तो फ़िलहाल जो हम देख पाते हैं अभी कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, पी से प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और ये जो रिवॉल्व कर रहा है ये हमारे हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है कुल मिला के एटम्स बनते हैं। एटम्स जो फ़िलहाल है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा क्या होता है?
ये हमारा होता है एटम्स का चार्ज। क्लियर है आप सबको? ठीक है, तो जो एटम्स के बारे में आपको ज़्यादातर पता चल चुका है। अब हम आते हैं, ये जी हमारी थ्योरी दिए थे डेमोक्रिटस ने, ये हमारे ग्रीक फिलोसोफर थे। ठीक है, ये हमारे, ये देखिए ग्रीक फिलोसोफर थे, 400 BC में इन्होंने दिया था। नेम द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर एटमोस। इन्होंने जो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर था उसको क्या नाम दिया? एटमोस नाम दिया। ठीक है, मीनिंग इसका था नॉट टू बी कट, यानी और जिसे काटा न जा सके, जैसा कि मैं पहले आपको बता दिया था। ठीक है, जो डेमोक्रिटस से एटम वर स्मॉल, एटम जो है स्मॉल होता है, हार्ड पार्टिकल, इनके अनुसार जो एटम था हार्ड पार्टिकल था, क्योंकि एटम के अंदर उस वक्त तो जा नहीं सकता था, सूक्ष्मदर्शी उस वक्त शायद ही हुआ करता होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं था सूक्ष्मदर्शी उस समय। आप कमेंट करके बताइएगा कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कब हुआ। ठीक है, तो फिलहाल जो है इस वक्त ये विचार कर रहे थे कि एटम ऐसा होता होगा, अंदर से सॉलिड होता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो इनको पता भी नहीं था उस वक्त। ठीक है, तो नॉट टू बी कट, जिसे ना काटा जा सकें, और ये स्मॉल होते हैं, हार्ड होते हैं, दैट वर ऑल मेड ऑफ द सेम मटेरियल बट वर डिफरेंट शेप एंड साइज। ठीक है, इसका मतलब है कि जो कि सेम मटेरियल से बना है, जो कि डिफरेंट शेप एंड साइज़ है। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट शेप और साइज़ होगा, जैसे स्फीयर कभी छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो डिफरेंट शेप और साइज़ बोला था। ठीक है, एटम वर इनफाइनाइट इन नंबर, जो एटम है वो नंबर में इनफाइनाइट होते थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, ऑलवेज मूविंग एंड कैपेबल ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर, हमेशा मूव करते थे, और कैपेबल यानी दक्षता थी, क्या दक्षता थी इनमें? ज्वाइनिंग टुगेदर, एक दूसरे में जुड़ने का। देखो फेविक्विक भी डालना पड़ता है जोड़ने के लिए, एटम देखो अपने आप चुंबक की तरह चिपके हुए हैं, समझ आ रही है? यानी एटम के अंदर नेचुरली चुंबक है, हर एक एटम के अंदर जो चिपक ही जाते हैं एक दूसरे से। बट आज हमें पता है कि एटम चिपकते हैं, पर 3 तरीके से चिपकते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आप सबको पता ही है। पर फिलहाल हम डेमोक्रिटस के नज़रिए से हम देख रहे हैं, तो ये सारे जितने भी थ्योरी थी ये इन्होंने पुटअप की थी, ये उस वक्त के सिद्धांत थे, किनके? डेमोक्रिटस के। आगे चलते हैं। ठीक है, तो जो एंशियंट ग्रीक थे, ठीक है, आपको क्योंकि ग्रीक के थे, तो यहाँ पे एरिस्टोटल इस धारणा से बिल्कुल सहमत नहीं थे। एरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु, जिन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, इन्होंने कहा कि एटम एक सॉलिड पार्टिकल है, जैसे कि हमने बता दिया था, वो भी बिना किसी इंटरनल स्ट्रक्चर के इन्होंने बता दिया था। और इस सॉलिड स्ट्रक्चर के शेप एंड साइज़ में वैरायटी भी आने लगे, मतलब विचार करने लगे। तो ये सारे विचार जो है उस वक्त दबे के दबे रह गए। बाद में 1808 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पुटअप हुई। ठीक है, इन्होंने एटम्स के ग्रीक नोटेशन को बनाने का प्रयास किया। आज हम सिंबल पढ़ते हैं किसी भी एटम का, जैसे सोडियम हो गया Na, ये सिंबल हो गया, ऑक्सीजन हो गया O, ये सिंबल हो गया। तो इस सिंबल की जो नोटेशन बनाने का इन्होंने प्रयास किया था। ये जो Na है ना, ये नोटेशन होता है, नोटेशन। ठीक है, इनको बनाने का प्रयास किया था। इन्होंने कहा कि जो मैटर ऑफ एटम्स है, जो मैटर जो है वो एटम से बने होते हैं, जो कि काफ़ी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इन्होंने इतना कहा कि जो मैटर होते हैं वो एटम से बने होते हैं, जैसा कि ग्रीक एंशियंट डेमोक्रिटस ने भी कहा था। ठीक है, जो काफ़ी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं, सभी एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, यानी भिन्नताएं होती है। इन्होंने अपना एक लाइन जोड़ दिया था कि जितने भी एटम्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, अलग ही होते हैं। ठीक है, उस वक्त इतना नहीं पता था एटम्स के बारे में, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एटम्स की खोज भी उस वक्त इतनी नहीं हुई थी, बट इतना इनको ज़रूर पता चल गया था कि ऐसा है भाई, इस एटम ये अपने आप में ही आइडेंटिकल है, इसके जैसा दूसरा एटम मिल सकता है, बट वो भी आइडेंटिकल होगा,
सेम इसी की तरह होगा। अगर एक सोडियम का एटम है तो दूसरा भी सोडियम का एटम होगा, तीसरा भी सोडियम का एटम होगा। अगर सोडियम का एटम मिला तो ऐसा नहीं है कि जो सोडियम का एटम मिल गया उसके बाद मैग्नीशियम का एटम मिल गया ये दोनों को बराबर बोल देंगे, नहीं, ये दोनों को बराबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जो एटम्स वगैरह थे उस वक्त ये भांप गए थे कि हर एक एटम्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि चलो ऐसा है कि जब सारे एटम्स अलग अलग टाइप के होते ही हैं तो क्यों ना नोटेशन दे दिया जाए। ठीक है, तो इन्होंने सभी एटम्स को नोटेशन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो आपको दिख रहा है ये रेड कलर का और ये दो बॉल दिख रहे हैं ग्रे कलर के। जो रेड कलर का दिख रहा है ये आपका है, क्या है, ऑक्सीजन, और ये दो आपके हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन, और ये जो बना है ये वाटर बना है। ठीक है, यानी कि एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलके आपका वाटर बनेगा। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अनुसार ये अपने आप में आइडेंटिकल साइज है, ये भी अपने आप में आइडेंटिकल साइज है, और ये दोनों मिलके कुछ बनाएंगे और जो बनेगा वो भी आइडेंटिकल ही बनेगा। ठीक है, यानी उस वक्त इनको क्रेडिट बस इसलिए मिला क्योंकि ये बस भांप गए थे कि एटम्स जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है जे टॉमसन की। क्लियर है, जो जे टॉमसन हैं, हाँ, तो जे टॉमसन ने क्या किया था, प्लम पडिंग मॉडल, यानी एक ऐसा मॉडल दिया कि जैसे कि उन्होंने पिछले बारे में बताया था, उन्होंने किन्होंने बताया था डाल्टन्स ने, जो कि 1808 में थ्योरी पुटअप करी थी। उस वक्त एटम्स के बारे में बहुत कम जानकारी हुआ करती थी, पर जे टॉमसन जी आए, उन्होंने थोड़ा और इस पे वर्क किया, प्रयास किया, और 1904 में थ्योरी दे डाली। ठीक है, प्लम पडिंग थ्योरी। ठीक है, प्लम पडिंग मॉडल बनाया इन्होंने। ठीक है, यानी इन्होंने भी सोचा कि यार जब एटम जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर कुछ तो ऐसा होता होगा, मतलब इन्होंने अंदर झांकने का प्रयास किया उस वक्त। तो उन्होंने कहा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जो कि 1897 में हो चुका था, किसकी खोज हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन की 1897 खोज हुई थी। इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद 1904 में, यानी जब इलेक्ट्रॉन खोज लिया गया तो जाहिर सी बात है कि अंदर इलेक्ट्रॉन है, इनको पता चल गया कि भाई अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब अंदर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आपस में रिपल्सन क्यों नहीं कर रहा, भाग क्यों नहीं जा रहा, यानी इनके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि अंदर कुछ तो होल्ड करके रखा हुआ है जो कि इसको बाहर जाने नहीं दे रही है। यानी इनके दिमाग में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है यानी कि अंदर ज़रूर पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है, और ये इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने ही नहीं दे रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं दे रहा है यानी अंदर स्टेबिलिटी हुई है, यानी कि अंदर पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में, क्योंकि तभी बैलेंस बनेगा ना। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया पॉजिटिव, तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा और एटम अनबैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने और अंदर झांकने की कोशिश की, तो इलेक्ट्रॉन के 1897 में 1904 में अपनी थ्योरी दी। ठीक है, प्लम पडिंग थ्योरी दी। ठीक है, जिसमें एटम के पास काफ़ी मात्रा में पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ठीक है, जो कि दिख रहा होगा आपको इसमें, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आप इसमें धसे हुए हैं। ठीक है, और यह भी बताया गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इक्वल अमाउंट नहीं हुए तो डिसबैलेंस हो जाएगा, पूरा एटम का मॉडल ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, अगर इधर से सेम धक्का दिया जा रहा है, उधर से भी सेम धक्का दिया तभी तो बैलेंस रहेगा। एक भी ऊपर नीचे हुआ तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई जीत जाएगा और फाटक खुल जाएगा, रेलवे क्रॉस हो जाएगी, सब कुछ तोड़ फोड़ तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब बैलेंस करके रखना है। ठीक है,
तो जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है, जो कि अंदर था, उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। इसने एक बात तो सही कही, किन्होंने, जे थॉमसन ने, कि ऐसा है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको बैलेंस करने के लिए अंदर सेम और इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है। इन्होंने बस इतना सही कहा था। क्लियर है? तो जिसे हम आज पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, आपको पता ही है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रोटॉन की खोज कब हुई और न्यूट्रॉन की खोज कब हुई। ठीक है, आपको मैंने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई। आपको कमेंट करके ये बताना है कि प्रोटॉन की खोज कब हुई और न्यूट्रॉन की खोज कब हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेगेटिव चार्ज जो है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कहते हैं। अभी तक किसकी खोज नहीं हुई थी? न्यूक्लियस की खोज नहीं हुई थी, क्योंकि अगर न्यूक्लियस की खोज हो चुकी होती तो इनको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में अच्छे से पता चलता। इलेक्ट्रॉन अलग है, प्रोटॉन अलग है, इनको अच्छे से सब कुछ पता चल चुका होता। बट अभी भी ये कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि अभी भी न्यूक्लियस की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, अब आए हमारे रदरफोर्ड साहब। ठीक है, चलो जे थॉमसन की देख लेते हैं। प्लम पडिंग थ्योरी मॉडल यानी ब्लूबेरी, ठीक है, ये मॉडल इन्होंने दिया था। 1904 में प्रपोज्ड हुआ था। ठीक है, 1904 में प्रपोज्ड हुआ था जे थॉमसन का। क्लियर है? नेगेटिव चार्ज एटम्स, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के अंदर। ये आपको अच्छे से बताया जाएगा, एक बार से पढ़ भी लीजिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। बस यही था थ्योरी, यानी आए जरा से थ्योरी बताया, नोबेल प्राइज़ पाया और निकल लिए। बट इसके पीछे की मेहनत भी काफ़ी थी। ऑब्जर्वेशन उस वक्त काफ़ी मायने रखता था, ऑब्जर्वेशन काफ़ी हद तक मायने रखता था, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी की जो आविष्कार है, सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार हुआ, उसी ने दुनिया बदली है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आए रदरफोर्ड। ये जो मॉडल है ना, ये रदरफोर्ड साहब का है, रदरफोर्ड। ठीक है, इन्होंने नाभिक की एग्जिस्टेंस दिखाई। ठीक है, यानी नाभिक यानी एटम के अंदर कुछ तो है। इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ऐसा है, अगर जे थॉमसन की बात से अगर ये माने तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो सराउंडेड होता है पॉजिटिव चार्ज के, बिल्कुल बैलेंस हो गए। तो इन्होंने बोला अच्छा ऐसा जब बैलेंस है ही तो क्यों ना मैं बीच में अल्फ़ा कण छोड़ दूं, जो कि अल्फ़ा कण पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, उन्होंने बीच में छोड़ दिया। ठीक है, तो बीच में छोड़ दिया तो हुआ ये कि कुछ कण जो है सीधे सीधे निकल लिए, कुछ कण डाइवर्ट हो गए। ठीक है, जैसे कुछ कण ऐसे मान लो बीच में कुछ नहीं होता, साइड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव कर रहे होते, प्रोटॉन भी होते। ठीक है, तो इसने तो प्रोटॉन होते तो कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था, अगर ये पूरा एटम माने। ठीक है, तो अगर हर जगह प्रोटॉन है तो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है तो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था। बट जो रिफ्लेक्ट हुआ वो एकदम सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बैक आया, एकदम बैक। यानी सेंटर में काफ़ी हैवी पॉजिटिव चार्ज होने की संभावना थी, बाकी में क्या हुआ, ऐसे निकल गया, यूँ आया और निकल गया। मतलब इतना बैक नहीं हुआ, यानी बीच में ही कुछ ना कुछ है, इन्होंने एग्जिस्टेंस कराया। यानी कि जे थॉमसन जिन्होंने बोला था कि ऐसा है, सब इक्वल है, इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोटॉन भी इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन भी इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपस में एक दूसरे को चार्ज को डिसबैलेंस कर दिया, मतलब डिसबैलेंस नहीं, इक्वल कर दिया, तो एक दूसरे के चार्ज को काट दिया, चार्ज काट दिया तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया तो एटम ही न्यूट्रल हो गया, यानी एटम ही उदासीन हो गया। तो इन्होंने अल्फ़ा कण अगर छोड़ते तो कुछ होना जाना था नहीं, बट हुआ। सेंटर में आते के साथ ही, सेंटर में जब भी अल्फ़ा रे पास हुई तो रिफ्लेक्ट हुई, यानी कि सेंटर में कुछ ना कुछ तो लोचा है, इन्होंने ये दर्शा दिया। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से ये देखिए अल्फ़ा कण की एंट्री हुई और ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये सेंटर में ये देखिए कुछ तो है, कलर चेंज कर देते हैं, देखिए सेंटर में कुछ तो है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कुछ तो है। अगर हर जगह रहता था पॉजिटिव चार्ज तो हर जगह से डिफ्लेक्ट होता, बट सबसे ज़्यादा मोस्टली डिफ्लेक्ट बीच से ही हुआ।
तो कुल मिला के रदरफोर्ड ने बोला ऐसा है, कुछ तो बीच में है, यानी इनको नाम कब कमाया इन्होंने, जब इन्होंने एग्जिस्टेंस दिखाई किसकी, एटम की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी कुछ है जिसे आज हम किसके नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्होंने यही बताया। ऐसा है कि जे टॉमसन ने भी ये बता दिया था, इनकी बात को इन्होंने रिपीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट तो चलता रहता है, हिंदुस्तान है, कॉपी तो हर कोई मारता है, इन्होंने मार लिया तो क्या बात है। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया कि और भी अधिक उदासीन न्यूट्रल चीज़ भी एटम में है, जो कि न्यूट्रॉन के नाम से आज जाना जाता है। देखो, उन्होंने उस वक्त न्यूक्लियस खोजा ही खोजा, प्लस न्यूट्रॉन भी खोज दिया। यहाँ पे बोला कि ऐसा है, न्यूट्रॉन है, नाम तो आज जानते हैं, बट उस वक्त उन्होंने बोला भाई कुछ तो है बीच में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी खोजा गया, फिर प्रोटॉन भी खोजा गया, रदरफोर्ड भाई साहब ने आके बीच में न्यूट्रॉन को भी दे दिया, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, वैसे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक। ठीक है, चैडविक ने की थी। ये देखिए, न्यूक्लियस बीच में, पॉजिटिव चार्ज बीच में, हैवी, अल्फा पार्टिकल आए, डिफ्लेक्ट हो गए, बट बीच में देखो 180 डिग्री पे वापस आ गए। मतलब क्या है, आप खुद सोचो, मतलब क्या है, मतलब ये है ना, अगर आप भी ऐसा करोगे तो मतलब क्या निकालोगे भाई, बीच में कुछ ना कुछ है। यानी कि जो वो बोल रहे थे पॉजिटिव चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि प्रोटॉन हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बीच में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, किन्होंने ऐसा सोचा, किन्होंने ऐसा बोला, रदरफोर्ड ने। आ रही है बात समझ में। अब आगे आते हैं हमारे बोर्स जी पे, जिनका पूरा नाम है नील बोर। ठीक है, रदरफोर्ड जो है 1911 में अपना मॉडल प्रस्तुत किए। अब हमारे बोर्स जी आते हैं, ये 1913 में आते हैं, बोलते हैं जी हम भी कुछ दिखाना चाहते हैं। हाँ जी, तो बंदे बोलते दिखाओ जी दिखाओ। इन्होंने बोला देखो ऐसा है, हमारा जो सन है वो एक तरह का न्यूक्लियस मान लो, और जो आसपास प्लैनेट घूम रहे हैं उनको एक तरह से इलेक्ट्रॉन मान लो। ठीक है, उन्होंने एज अ सोलर सिस्टम का एग्जांपल उठा के पटक दिया। लो जी लो, आपको कुछ और यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे प्लैनेट को ही देख लो, हमारे सौर मंडल को ही देख लो। सौर मंडल ही एक तरह से बोर मॉडल ने उठा के दे दिया। बोर मॉडल एक तरह से सौर मंडल का कॉपी पेस्ट है। इन्होंने क्या किया, जो इनका मॉडल था, इनको प्लैनेटरी मॉडल के नाम से जाना गया, क्योंकि भाई इन्होंने प्लैनेट को ही उठा के पटक दिया अपने मॉडल में। ठीक है, तो प्लैनेटरी मॉडल बनाया जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमती है नाभिक के चारों ओर, जैसे कि सन घूमता है, सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास कांस्टेंट एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे हमारे सौर मंडल में किसी भी प्लैनेट के पास एक कांस्टेंट एनर्जी होती है, जिसके बदौलत वो सन के चारों ओर घूमती है, ना कि सन के अंदर जाके समाहित हो जाती है, विलीन हो जाती है। ऐसा तो होता है नहीं। ये क्यों होता है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होता है। ठीक है, ये आपको बताएंगे बाद में फिजिक्स के, बट फिलहाल हम पढ़ रहे हैं बोर्स थ्योरी। ठीक है, तो जितना अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, तो एक सर्कुलर पाथ बनेगा जिसके अराउंड कोई भी प्लैनेट मोशन करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, इन्होंने बोला कि कांस्टेंट एनर्जी होती है, जब इन्हें एनर्जी मिलती है तो एब्जॉर्ब करके, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कांस्टेंट एनर्जी है। अब क्या हुआ, एनर्जी तो इनके पास पहले से ही है, इनको और एनर्जी मिल गई कहीं से। ठीक है, और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, वेव्स के फॉर्म में। एनर्जी एब्जॉर्ब करती है वेव्स के फॉर्म में। ठीक है, वेव्स चल रही है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी है इमिट्स करके ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी को क्रोध आ जाता है तो क्या करता है,
उसकी एनर्जी काफ़ी हाई हो जाती है, पर जैसे ही अपने नॉर्मल में आता है तो यानी एनर्जी जब रिलीज़ हो जाती है, गुस्सा उतार लेता है तो वापस नॉर्मल में आ जाता है। सेम कौन काम करता है? हमारा इलेक्ट्रॉन काम करता है। इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये क्या किया, ये पहले सेल में घूम रहा है अपना, ठीक है, पर जैसे ही इसको एनर्जी मिली तो ये हाई स्टेट में आ गया, यानी सेकंड सेल में आ गया। बट सेकंड सेल में ये हमेशा नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो एनर्जी है वो टेम्परेरी आती है। जब भी आउटर एनर्जी आती है वो टेम्परेरी आती है, तो वो एनर्जी फिर रिलीज़ करेगा जितना एब्जॉर्ब किया है, और वापस अपने लोअर स्टेट में चला जाएगा। और जो एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है, वो वेव फॉर्म में रिलीज़ करेगा, ठीक है। बाद में इस एनर्जी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे नापा जाता है, वो आगे की बात है, ठीक है। वैसे पहले बता दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नाप के इस एनर्जी का लेवल जाना जाता है, ठीक है। तो ये किन्होंने बताया? बोर्स थ्योरी में ये बताया गया है, ठीक है। ओजोन स्टेट में वापस आ जाता है जो कि रेडिएशन छोड़ते हैं, ठीक है, कोई भी टाइप का रेडिएशन, ठीक है। जितनी भी सूरज से एनर्जी निकलती है वो सारी रेडिएशन होती है, क्योंकि रेडिएशन की किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। रेडिएशन को किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेडिएशन को हिंदी में कहते हैं विकिरण, ठीक है। ज़्यादातर जो रेडिएशन होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, ठीक है। ये जो छोड़ते हैं ना वो रेडिएशन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ते हैं। क्लियर है? अब बोलो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो नाम से मिलकर जुड़ा है, इलेक्ट्रो यानी बिजली और प्लस मैग्नेटिक यानी चुंबक, ठीक है। इलेक्ट्रो विद्युत चुंबकीय तरंग जिसे कहते हैं, ठीक है। दो यानी विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल वेव और प्लस मैग्नेटिक वेव आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। तो बोर्स मॉडल फेलर क्यों रहा? बोर्स मॉडल बोला कि ऐसा है कि जितने भी वो है वो एनर्जी छोड़ के बीच में नाभिक में गिर जाते हैं। तो भाई आज हमें पता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, नाभिक में कतई नहीं गिरते हैं। तो ऐसा है, बोर्स मॉडल ने काफ़ी हद तक सही बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी नोबेल प्राइज़ दे ही देते हैं। तो बोर्स भाई साहब की भी मिल गया, ले जाओ। अगला नंबर आता है हमारे आइंस्टाइन सर का, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने भी थ्योरी दी है, ठीक है। हैंसबर्ग जो है उन्होंने भी थ्योरी दी है, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो इन्होंने देखो, प्रपोज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाज क्वांटाइज्ड एंड मेड अप ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, जिसे हम फोटोन कहते हैं। इन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने फोटोन्स को ढूंढा है, ठीक है। द ड्वेल नेचर ऑफ लाइट्स का ड्वेल नेचर के बारे में भी इन्होंने डिस्कवर किया है कि भाई जो पार्टिकल होते हैं, मतलब लाइट्स होते हैं, वो ड्वेल नेचर में बहते हैं। पहला ये पार्टिकल फॉर्म में बहते हैं, दूसरा वेव फॉर्म में बहते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक तरह से खुद के एक्सिस पे चक्कर काटते हैं और प्लस ऐसे भी चक्कर काटते हैं। जैसे कि मुझे पृथ्वी है, वो खुद के एक्सिस पे चक्कर काटती है, प्लस ये ओवल शेप में भी काटती है, ठीक है। 24 घंटे का अपना एक चक्कर खुद काटती है, और प्लस और ओवल शेप में पूरा ऑर्बिट यानी खुद का 365 दिन में जो चक्कर काटती है वो अलग काटती है, यानी डबल नेचर हो गया, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताए थे, यानी फोटोन्स जो डिफाइन किया ये इन्होंने किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने। डबल नेचर ऑफ लाइट को भी इन्होंने भी आइडेंटिफाई किया। हैंसबर्ग जो है इन्होंने भी अपनी थ्योरी दी कि ऐसा है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी एक एटम की बात करते हैं तो उस एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और आसपास है ये इलेक्ट्रॉन। अब आपको बता दें कि जब एडवांस में आप पढ़ोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सॉलिड पार्टिकल नहीं है जो ऐसे ऐसे घूमते घूमते, वो एक क्लाउड टाइप का है, बादल टाइप का है। यानी जहाँ पे क्लाउड के ज़्यादा मिलेंगे, बादल ज़्यादा घने मिलेंगे, उसको हम इलेक्ट्रॉन मान लेंगे। अभी हमें ये भी तक नहीं पता इलेक्ट्रॉन का शेप साइज़ कैसा होता है, बस हमें मान के चल रहे हैं बादल टाइप का होता है, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल वाली अगर सुंदर से आई तो दिखेगा, फ़िलहाल तो अभी बादल टाइप का होता है, आप समझ लो। जैसा आपको इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है वैसे एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इन्होंने बताया
कि ऐसा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सिमल्टेशनली, मतलब उसी वक्त एक साथ जानना इम्पॉसिबल है। क्या जानना इम्पॉसिबल है? लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल, यानी पार्टिकल का लोकेशन, ठीक है, और इसकी मोशन। ऐसा है, अगर हम मोशन को नापने जाएंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे हम अभी जाते हैं मोशन को नापने कि चलो देखिए मोशन कितना है, तो ये आगे बढ़ जाएगा। और अगर हम, ठीक है, लोकेशन को नापने जाते हैं तो ये आगे बढ़ जाएगा। और अगर हम मोशन को नापने जाते हैं तो लोकेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी किसी दो में से एक टाइम में किसी एक को ही मेजर किया जा सकता है, दोनों को एक साथ तो मेजर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो ये हैंसबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल बना, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, बेसिक नॉलेज है एक तरह से, कि भाई अगर बाइक चल रही हो तो बाइक की लोकेशन और उसकी स्पीड एक साथ कभी नहीं नापी जा सकती। अगर आप स्पीड नापोगे तो बाइक निकल लेगी, ठीक है, और अगर आप बाइक को देखने जाओगे, यानी बाइक की लोकेशन देखोगे, तो स्पीड चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो ये तो बेसिक है कि भाई दोनों को एक साथ आप नहीं नाप सकते, ठीक है। तो करंट एटॉमिक थ्योरी जो कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद आई है, ठीक है, 1930 में एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा फिक्स कर दी गई थी, ठीक है। यानी कि अब ऐसा है कि बार बार एटॉमिक थ्योरी में बदलाव आया, तो एंड में एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने जो थ्योरी दी वही के वही फिक्स हो गई कि हाँ भाई चलो अभी यही है। अब जब तक कोई नया साइंटिस्ट आके नया थ्योरी नहीं दे देता, जब तक तो भाई हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन सर का ही थ्योरी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने की जो करंट थ्योरी है वो अभी तक मानी जा रही है, ठीक है, जिसमें एटम के पास एक नाभिक है, सबको पता है, ठीक है। ये रहा हमारा एटम, परमाणु, साइज़ दिया पड़ा है आपके सामने, और ये बीच में है हमारे नाभिक जी, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पर याद रखना, सॉलिड फॉर्म में चक्कर नहीं लगाते, क्लाउड फॉर्म में लगाते हैं, ठीक है। और ये हमारे नाभिक है, नाभिक की साइज़ दी गई है, ठीक है। और ये हमारे प्रोटॉन हैं, ठीक है, प्रोटॉन। और ये हमारे जी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है, सबके साइज़ दिया पड़ा है। और आपका प्रोटॉन के अंदर भी क्या होते हैं? क्वार्क होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन के अंदर जो 3 है ना, ये क्वार्क होते हैं। यानी साइंटिस्ट ने प्रोटॉन के अंदर भी झांकना शुरू कर दिया है। क्लियर है? यानी अब नाभिक किस चीज़ से मिलके बना है, अब साइंटिस्ट वो भी जानने में लगे हुए हैं। यानी प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के अंदर क्या होते हैं? क्वार्क्स होते हैं। चलो जी, अब जो क्वार्क्स होते हैं तो क्वार्क्स की वैल्यू भी इसमें दी गई होती है, ठीक है। हैंसबर्ग ने कहा कि एटम के पार्टिकल को तुम या तो स्पीड या लोकेशन एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हो, ठीक है, या तो स्पीड या लोकेशन। क्लियर है? पर दोनों एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। स्पीड मेज़र करते हैं तो लोकेशन चेंज, लोकेशन मेज़र करते हैं तो स्पीड चेंज, ठीक है। एटम जो होते हैं वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, वेव लाइक प्रॉपर्टीज़। यानी एटम मान लें, इलेक्ट्रॉन मान लो, इलेक्ट्रॉन भी वेव लाइक, ठीक है। तो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ मतलब वो ऐसे ऐसे चलते हैं। क्लियर? ये होती है वेव लाइक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जैसे वेवलेंथ एंड इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब वेव आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद जो इंटरफेरेंस होता है, यानी कॉमन पॉइंट होता है, वो किसी भी सरफेस पे शो होने लगता है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वार्क्स थ्योरी आई है बाद में, लास्ट में क्वार्क्स थ्योरी है। ये हमारे परमाणु है, देखो बीच में जो है, बीच में जो देखो इलेक्ट्रॉन है, क्वार्क्स है, ठीक है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देख लो, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ठीक है। इन ये दोनों के अंदर क्या है? क्वार्क्स है। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किससे मिलके बने हैं? क्वार्क्स से मिलके बने हैं, ठीक है। और जो क्वार्क्स थ्योरी क्या कहती है? अब साइंटिस्ट जो है काफ़ी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट से देखना शुरू कर दिया है। देखो ये क्वार्क्स है, ठीक है, ठीक है, कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो कि नाभिक बनाते हैं, ये भी काफ़ी स्मॉलर पार्टिकल से मिलके
बने होते हैं, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी काफ़ी स्मॉलर पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब 1960 में, ठीक है, मैरी गैलमन, ठीक है, स्पेलिंग बता देता हूँ, MURRAY, मैरी GELLMANN, गैलमन, मैरी गैलमन एंड जॉर्ज ज़्वेगी ने इसे क्वार्क्स कहा। ठीक है, जॉर्ज ZEORGE, जॉर्ज ZWEGI, ठीक है, इन्होंने क्वार्क्स कहा। क्या कहा? क्वार्क्स कहा। इन दो साइंटिस्ट ने इन्हें क्वार्क्स कहा। ठीक है, इन दो का नाम याद रख लेना। ठीक है, अब क्वार्क्स अब वैरायटीज़ में आने लगे। देख रहे हैं आप सारे वैरायटीज़। ये है हमारे अप क्वार्क्स। ठीक है, कौन से क्वार्क्स से? अप क्वार्क्स। और दूसरे होते हैं डाउन क्वार्क्स, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स। फिर हमारे टॉप क्वार्क्स होते हैं। ठीक है, फिर बॉटम क्वार्क्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये चार्म्स क्वार्क होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 3 क्वार्क्स के बंडल से बनते हैं। ठीक है, 3 क्वार्क्स के बंडल से बनते हैं। ठीक है, ये अप होता है, ये डाउन होता है, ये भी अप होता है, फिर ये डाउन होता है, ये अप होता है, फिर ये डाउन होता है। यानी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट रहते हैं ये दोनों। एक अप होगा तो दूसरा डाउन होगा, एक डाउन होगा तो दूसरा अप होगा। क्लियर है? तो ये जो एटॉमिक थ्योरी है, ये हमारी कब से? डेमोक्रिटस से लेके एंड में क्वार्क्स तक हमने खोज लिया है। स्टार्टिंग किससे हुई थी? मैटर कुछ छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल से बना है। एंड किससे हुई? जो सॉलिड पार्टिकल है उसके अंदर प्रोटॉन आते हैं, न्यूट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके जो क्वार्क्स से बने हैं, वहाँ पे अभी तक दी एंड हो चुका है। एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने जो एनर्जी है, उस एनर्जी को मास, ठीक है, और एनर्जी को आपस में क्या कर दिया? प्रपोर्शन कर दिया। ठीक है, आपस में रिलेट कर दिया कि मास जो है एनर्जी है, एनर्जी जो है मास है। मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, मास कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यानी इन्होंने आके पूरा का पूरा माहौल ही बदल दिया। ठीक है, एनर्जी का सिद्धांत इन्होंने बहुत बढ़िया दिया है। ठीक है, तो अभी तक ये थ्योरी ही है, देखते हैं आगे जाके कब तक ये सफल हो पाती है। बट फ़िलहाल मैं इतना कहूँगा कि जो भी हमने एटम्स के बारे में पढ़ा, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने पढ़ लिया। जिसने थ्योरी दिया, कब थ्योरी दिया, सब हमने कवर अप कर चुके हैं। तो एक बार शॉर्ट में हम बोल देते हैं कि जो सबसे पहले डेमोक्रेटिस आए थे, वो 5th सेंचुरी में, यानी 400 BC, ठीक है, 505 सेंचुरी के आसपास इन्होंने बोला कि जो एटम है वो सॉलिड है। एटम क्या है? सॉलिड है। ठीक है, ऐसी थ्योरी दी है। ठीक है, फिर 1808 में, ठीक है, डाल्टन आए। ठीक है, 1808 में डाल्टन आए। ठीक है, तो डाल्टन ने भी क्या कहा? डाल्टन ने बस क्या कहा था? डाल्टन ने बोला था कि ऐसा है, हर एक जो एटम होते हैं ना, वो आइडेंटिकल होते हैं। यानी इन्होंने कैटेगरी बनानी शुरू कर दी थी कि ये अलग एटम है, ये अलग एटम है। ठीक है, अब कैटेगरी बनाई किस में? 1808 में। फिर 1904 में हमारे जे थॉमसन आ गए। ठीक है, जे थॉमसन ने आके क्या बोला कि ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत स्टैब्लिश है, काफ़ी स्टैब्लिश है। तो अंदर कुछ दूसरा होगा, यानी उसका अपोजिट चार्ज होगा, जो कि उसे बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रोटॉन के बारे में बोलना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने प्रोटॉन के बारे में व्याख्या कर दी। ठीक है, रदरफोर्ड जी आए 1911 में। रदरफोर्ड जी आए।
रदरफोर्ड जी ने क्या किया, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बोलना शुरू किया 1911 में। ठीक है। अब बोर्स जी आए 1913 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस वक्त तो सब कुछ खोजा जा चुका था, इलेक्ट्रॉन खोज लिया, प्रोटॉन खोज लिया, न्यूट्रॉन खोज लिया। अब बोर्स जी क्या करें, बोर्स जी ने बोला ऐसा है, जब सब ने सब कुछ खोज ही लिया है तो मैं ऐसा करता हूँ कि जब सबकी थ्योरी को एक तरह से मिलाया, एनालाइज किया और अपनी थ्योरी पटक दी, किसको, प्लेनेटरी मॉडल में पटक दी। उन्होंने बोला कि सेंटर में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर काटते हैं। ठीक है। बाकियों ने मेहनत की और इन्होंने उस मेहनत को समराइज़ करके अपना कर दिया। उसके बाद आइंस्टीन सर आए। आइंस्टीन सर ने भी अपनी थ्योरी प्रकट करी। देखते हैं आइंस्टीन सर का या आइंस्टीन सर ने। ठीक है। इन्होंने भी अपनी थ्योरी प्रकट करी। फिर उसके बाद आए हैंसबर्ग साहब ने, उन्होंने भी अपनी थ्योरी प्रकट की। फिर एंड में जाके 1960 में नहीं भाई साहब, 1930 में ही 1930 में ही जो आइंस्टीन सर ने, अल्बर्ट आइंस्टीन सर, उनकी थ्योरी को फिक्स कर दिया गया। हाँ जी, अब इन्हीं की थ्योरी को माना जाएगा जब तक नेक्स्ट थ्योरी सामने नहीं आती। फिर अगली ही थ्योरी आ गई 1960 में, क्वार्क्स थ्योरी। ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही तोड़ दिया। ठीक है। 1930 में जो उन्होंने थ्योरी दिया था, क्या थ्योरी दिया था उन्होंने जो बोर्स मॉडल है उन्होंने बताया कि ऐसा है कि कांस्टेंट एनर्जी होती है। ठीक है। और जो आइंस्टीन सर हैं, इन्होंने भी अच्छे से बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, डुअल नेचर पार्टिकल के बारे में अच्छे से बता दिया। तो जो उन्होंने समराइज़ किया उन सबको फिक्स कर दिया गया। ठीक है। उन्होंने डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में बताया। ठीक है। E=mc² बताया। ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि एनर्जी इनकी कांस्टेंट रहती है, आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर काटते हैं, नाभिक में बिल्कुल नहीं गिरते हैं। ठीक है। और इस थ्योरी को यूनिवर्सल ठप्पा मार के, फैक्ट मार के आगे बढ़ा दिया गया कि अब यही थ्योरी रहेगी। बाद में क्या हुआ कि क्वार्क्स थ्योरी के अंदर 1960 में कि अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी आगे तोड़ा गया। ठीक है। यानी एटम्स को अभी तक तोड़े पे तोड़े जा रहे हैं। क्लियर है। यानी अभी क्या पता और टूट सकता है। 1960 में जो क्वार्क्स थ्योरी आया, अब क्या पता नेक्स्ट थ्योरी कुछ ना कुछ आए, एटम्स को और भी तोड़ दे, फिर और तोड़ दे। यानी जब जब थ्योरी बन रही है, एटम और टूटे जा रहा है। ठीक है। तो एंड में क्वार्क्स थ्योरी को फिक्स कर दिया गया है। अब क्वार्क्स थ्योरी ही यूनिवर्सल थ्योरी में अपनाई जाएगी। हाँ, आगे अगर और भी थ्योरी आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का टोटल रिव्यू, किसके बारे में, एटम्स के बारे में। ठीक है। तो आज हम एटॉमिक्स थ्योरी के ऊपर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक हमारा होगा नील बोर्स पे होगा। आज तो हम सिर्फ थ्योरी ही कर रहे थे कि किसने क्या थ्योरी दी है। एटम्स के बारे में कुल मिला के ओवरव्यू दे रहे थे, यानी एटम्स की हिस्ट्री हम एक तरह से पढ़ रहे थे कि कैसा हिस्ट्री है एटम का। ठीक है। तो आपका हमारे पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।